चर्चा की शुरुआत करते करते आज हेमंत करकरे को लेकर जो एक बयान आया है, साध्वी जी का जो बयान आया है, वो भी ऐसे वक्त में जब वो चुनावी मैदान में है। तो आखिर सेकंड फेज तक तो वो उन स्थितियों को संभालने की कोशिश हुई। जो फायर ब्रांड जो बीजेपी के नेता थे वो इन सब तरह के बयानों से बचते दिख रहे थे। तो क्या माना जाए कि तीसरे चुनाव से, क्योंकि इन 2 फेज में जिस तरीके का वोटिंग हुआ है वो कहीं ना कहीं उस वोटिंग से जो जीत हार जिनकी भी हो, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2014 में जो एक लहर कही जा रही थी वो लहर नहीं है, वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हो रहा है। तो क्या अब आने वाले चुनाव जो फेज बटे हुए हैं इस तरह के बयानबाजी तेज होंगे? हालांकि इलेक्शन के सुप्रीम कोर्ट के कह सकते हैं फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई भी की है। क्या वो उस कार्रवाई का असर दिखेगा जिस तरीके से आज साध्वी का बयान आया है? क्योंकि आने वाले समय में अब बिहार में भी जोगी और अमित शाह का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और जो फायर ब्रांड नेता बीजेपी के हैं वो भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में इन 2 फेज के बाद जो अधिकांश सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में थी, नीतीश कुमार ने पूरी रणनीति के सहारे उन सीटों के चुनाव तक इन फायर ब्रांड नेताओं को बिहार से दूर रखा? कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम सवाल शुरुआत जो हमारे साथ जो भी विशेषज्ञ हैं जरा उनके बारे में एक हम परिचय बता दें। इसमें अधिकांश जो जेपी मूवमेंट हुआ, इस देश में जो स्टूडेंट यूनियन का जो एक आंदोलन हुआ था, उस जेपी मूवमेंट से निकले हुए ये तमाम लोग हैं। एक यंग टीना भी हैं जो देश और दुनिया में राजनीति को अलग तरीके से समझने की कोशिश करें, इनसे भी हम चर्चा करें। लेकिन हम शुरुआत कल्पना शास्त्री जी से करेंगे। ये बांग्लादेश के युद्ध के समय में वो महाराष्ट्र से बिहार आई थी और अब बिहार की ही बनकर रह गई हैं और उस दौर की राजनीति को काफ़ी करीब से इन्होंने महसूस किया है। क्या वाकई में आज ये स्थिति है जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि संवैधानिक संकट की तरफ देश बढ़ रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी अगर दूसरी बार अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इसकी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? क्या वाकई में ये ऐसा आपको भी महसूस हो रहा है? ये मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और मैं अभी महाराष्ट्र और कई दूसरे राज्यों से होकर के भी आ रही हूँ। और इत्तेफाक की बात है कि मैं चूँकि महाराष्ट्रियन हूँ, मराठी भाषी हूँ, मेरी माँ राष्ट्रीय सेविका समिति की सदस्य एक प्रमुख रही है इंदौर में। और मैंने बचपन से देखा हुआ है, हालांकि वो कट्टर नहीं थी, मगर मैंने उस फिलॉसफी को बचपन से महसूस किया है कि वो लोग क्या सोचते हैं, किन चीज़ों को वो अच्छा समझते हैं। तो मुझे बिल्कुल तार्किक ये लगता है कि ये लोग हर संस्था को किस तरह से डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको ये अच्छा समझते हैं, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में ये लोकतांत्रिक संस्थाएं, ये चीज़ों का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये लोग मानते ही हैं कि एक डिक्टेटर एटीट्यूड वाला समाज ही अच्छा होता है और इसलिए ये सारी चालबाजियाँ हो रही हैं। और जो कल जो बोला गया या आज बोला गया जो साध्वी ने, वो तो हद कर दी उसने। मतलब उसमें शर्म भी नहीं उसको आई कि हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर एक बार भी सोचें। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि लोगों में इस तरह का एक प्रतिक्रिया या चारों तरफ से जो एक जागरूकता होनी चाहिए उतनी हो रही है क्या, या लोग डरे हुए हैं या असमंजस में पड़ गए हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि मैं जहाँ भी बिल्कुल अनपढ़ लोगों से भी बात करती हूँ, महाराष्ट्र में भी बात की मैंने, तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर एक ऑटो वाला भी बोल रहा है, बता रहा है कि कैसे ये अलोकतांत्रिक मोदी का बिहेवियर है या उसके आसपास के लोग हैं या उसकी पार्टी के लोग हैं, ये जिस तरह से कर रहे हैं उससे किस तरह से समाज डैमेज हो रहा है, एक ऑटो वाला भी समझ रहा है। बताइए। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इससे एजुकेशन होगा लोगों का, लोकतंत्र के ऊपर विश्वास बैठेगा और समझ में आएगा कि लोकतंत्र की व्यवस्था को ख़त्म करने से क्या क्या नुकसान हो रहा है, और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन अगर आप गांव में जाएं, इस दौरान हम कई गांव में गए हैं, तो मोदी को लेकर एक दूसरे तरह का भी क्रेज, डेवलपमेंट को लेकर जो मोदी खास करके गैस योजना को लेकर जो महिलाओं में एक कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता का बोध हो रहा है कि भाई हमें उस धुएं से बाहर निकालने में मोदी ने काफ़ी मदद पहुंचाई है। शौचालय योजना हो, कई ऐसी योजनाओं के साथ मोदी गांव तक भी पहुंचे हैं और अभी तक हालांकि उन योजनाओं के सहारे वो वोट मांगते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर मोदी को लेकर जो एक तरह का क्रेज है, वो सामने देश है और दूसरा देह है, मतलब भूख और बाकी चीज़ें जो चीज़ें हैं उसको लेकर भी वो चर्चा करते हैं।
ये जो एक बदलाव आया है बीजेपी के अंदर, खास करके माना यह जा रहा था कि बीजेपी शहरी पार्टी है, लेकिन अब उनका प्रवेश गांव तक हुआ है, तो ये इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट्स इन लोगों ने पकड़े हैं कि महिलाओं को कुछ ज़्यादा एक राहत मिली है, इस तरह के कार्यक्रमों को इन लोगों ने कुछ हद तक सफलता से चलाया है। हालांकि मैंने तो ये भी सुना कि फिर गैस का दाम जो कम था उसको बढ़ा दिया गया और उन लोगों को अब गैस का कोई फ़ायदा नहीं है। सब सिलेंडर्स खाली पड़े हुए हैं। गांव-गांव में जा कर के आप देखिए तो वास्तविकता कुछ और है। तो हो सकता है कि जो हम लोगों को ये जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि लोग जो हैं अभिभूत हैं, तो ये चीज़ गांव में पहुंची नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शहर में ज़रूर एक मिडिल क्लास अभिभूत रहता है इन सब चीज़ों से, क्योंकि उसकी विकास की कल्पनाएं वही हैं। एक बड़ा सा ढांचा मेट्रो का बना दिया गया नागपुर में, जहाँ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, मगर एक षड्यंत्र टाइप से दिमागी आक्रमण करो और आप ब्रेन का अगर सही में साइंटिफिक पूरा कैसे ब्रेन चलता है उसको देखा जाए, जो रिसर्च हुए हैं इस पर, तो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि उन लोगों को मालूम है कि हम लाख बार अगर 1000 बार अगर झूठ बोलें और बार बार आक्रमण करें दिमाग पर, तो धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि यही विकास है। और हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि लोग इस ऊपरी चमक दमक को और ख़ास तरह की चीज़ों को वो लोग मानते हैं कि विकास है। तो उन लोगों को लगता है कि हाँ भाई हिम्मत है। मैंने ये देखा कि लोगों में, इस आदमी में हिम्मत है, किस चीज़ की हिम्मत है, उसके कारण क्या हो रहा है, कितनी बर्बादी हो रही है, गरीब कैसे गरीब होता जा रहा है, इस चीज़ की समझ उतनी नहीं है। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, मगर ज़्यादा दिमाग पर क्या, जिसको मराठी में कहते हैं पगड़ा, मतलब एकदम ये हो जाना, बैठ जाना ये चीज़ कि ये विकास करता है और जो सोचता है वो कर रहा है। अच्छा, सुमूर्ति जी से इस इशूज़ पे बात करते हैं। क्या वाकई में जो बातें कही जा रही हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और अगर ये दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो संवैधानिक ढांचा है जिन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, मतलब या यूँ कहे कि जो 74 का जो एक जिस समय इमरजेंसी का समय था और आज के दौर में कोशिश ये हो रही है कि ये एहसास कराने की कोशिश हो रही है कि उसी दौर में देश उस आगे बढ़ रहा है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये स्थिति है? देखिए, जहाँ तक संकट की स्थिति है तो मैं तो ये मानता हूँ कि सत्तारूढ़ दल भी इस बात को मानता है। जैसे उसने कहा कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, विपक्ष भी कहता है बहुत महत्वपूर्ण है। सत्तारूढ़ दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो समझता है कि अगर मैं जीत गया इस बार तो 50 साल तक मेरी सत्ता रहेगी। इसकी घोषणा भी वो कर चुके हैं। मतलब चुनाव होगा या नहीं होगा इस पर एक शंका पैदा हो गई है। और ये बात देश के बड़े नेता भी कहते हैं कि चुनाव होगा या नहीं यह शक के दायरे में है। और मैंने ऑटो वालों से भी सुना है कि भाई इस बार तो मोदी को जीतना चाहिए, लेकिन अगर जीत गया तो फिर चुनाव नहीं होगा, ये भी वो साथ साथ कहता है। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं और देखिए इस चर्चा में तमाम ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं विशेषज्ञ के रूप में जो कहीं न कहीं मोदी के विचारधाराओं से असहमति रखते हैं। तो ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि हम पक्ष और विपक्ष दो टीम अगर एक जगह हम खड़े करें और उनसे हम बात करें। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करें कि आखिर मोदी से नाराज़गी क्यों है, या मोदी को लेकर लोगों में ये क्यों विश्वास जमता जा रहा है कि इनके अगर ये दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर इस देश में चुनाव होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर शंकाएं क्यों उत्पन्न की जा रही है। इसको हम चर्चा करते हैं। आप अपने तरीके से इन चीज़ों को देखिए और समझिए। कार्यक्रम के दौरान या यूँ कहें कि जो चुनावी कार्यक्रम चल रहा है उस दौरान जो नेताओं का जो भाषण का सिलसिला शुरू हुआ, आज से फिर वो उसमें कटुता दिखनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से साध्वी ने हेमंत करकरे को लेकर, मतलब शहादत पर सियासत करने वाली राजनीति अगर शहादत पर सवाल खड़े करने लगे, इसलिए आज घेरे में है। और बीजेपी ने हालांकि कहा कि उनके वो बयान उनका निजी बयान है और उस बयान से बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़ रही हैं और उनका बयान एक सार्वजनिक मंच से आता है, तो फिर शहादत और सियासत की जो राजनीति हो रही है उस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि सुमृति जी, वाकई में ये स्थिति है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर इस बार मोदी प्रधानमंत्री बने तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा। देखिए, ये तो वो खुद भी कह रहे हैं। 50 साल की बात जो मैंने कही तो वो खुद भी कह रहे हैं और विपक्ष के नेता तो कहते ही हैं। और दूसरी तरफ हम ये देखें तो लोकतंत्र को सरकार से बचाने के लिए जितनी भी संस्थाएं हैं जो संविधान द्वारा रचित हैं
उन सब की क्रेडिबिलिटी ख़त्म की जा रही है, चाहे CAG हो, CBI हो, RBI हो, कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे के हो, इन सब की क्रेडिबिलिटी बहुत डैमेज हुई है। तो ये तो खतरे की निशानी है ही। लेकिन मैं मानता हूँ जहाँ एक तरफ ख़तरा है, दूसरी तरफ चुनौती भी उतनी बड़ी है, और इस देश की जनता इस चुनौती को समझ रही है। मैं जब बात करता हूँ तो एक तरफ वो इस बात को कहती है कि ये गैस चूल्हा हमारे घर में आ गया है, ये शौचालय बन गया है, तो ये कुछ बना है ज़रूर, लेकिन देखिए झूठ जो है सच की आड़ में ही आगे बढ़ता है, और इसके पीछे जो झूठ भी आगे बढ़ रहा है इसको भी गांव के निरक्षर गरीब जनता इसको भी समझती है, और वो कहती है कि देखिए ये तो आपस में झगड़ा लगाते हैं, आपस में नफ़रत हो गई है। मुस्लिम टोला पहले हम लोग जाते आते थे और अब उसको एक पाकिस्तान की नज़र से देखने लगे हैं, ये हमको बिल्कुल गांव के मज़दूरों ने कहा है, तो इस चीज़ को भी समझती है। इसलिए मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि चुनाव के वक्त खासकर जनता जागरूक हो जाती है, और जब वोट देने का वक्त होता है तो जो चुनौती सामने है उसको समझ करके वोट देती है। क्या आपको लगता है कि जैसे हर गांव में एक भारत और पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जो दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूर हैं वो भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर चर्चाएं करती हैं, ये जो राष्ट्रवाद की भावना जो बढ़ाई जा रही है, जिस तरीके से राष्ट्रवाद की बातों को आगे बढ़ाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये जो एक प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति का फलाफल क्या सामने आ सकता है? देखिए राष्ट्रवाद तो एक बहुत खतरनाक दर्शन है ही। जब आप अपने को राष्ट्रवादी मानते हैं तो दूसरे को आप क्या मानेंगे? या तो वो आपके पीछे है और नहीं तो वो देशद्रोही है, और यही आज देख रहा है कि देश में देशद्रोहियों की संख्या कितनी बढ़ गई है, और ये बढ़ा दी गई है। और केवल पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सवाल नहीं है, देखिए अब तो दलितिस्तान भी, जिस गांव में ऊंची जाति के लोग हैं, थोड़ा दबंग टाइप के हैं, और उसी गांव में बैकवर्ड टोला है, हरिजनों का टोला है, तो दोनों में एक आपस में काफ़ी फ्रिक्शन भावनात्मक रूप से है। तो हर गांव जैसे बटा हुआ है, इस तरह का नज़र आता है, वोट के ज़रिए से भी नज़र आता है और ऐसे आपसी व्यवहार में भी। तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए, हमारे साथ हैं फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू। 74 आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे थे, फिर बिहार विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष बने, फिर वो सक्रिय राजनीति से फिर नौकरशाह बने। इनसे हम ये जानना चाहते हैं कि जो वाकई में जो स्थिति दिख रही है बिहार की राजनीति की ही बात करें, नीतीश कुमार के साथ आने के बाद जो बीजेपी की स्थिति है, जिस तरीके से 2 फेज में ये देखने को भी मिला है, आप का इस पे क्या विश्लेषण है कि जो जिस तरीके से गठबंधन, दोनों गठबंधन अपने अपने जातीय गोलबंदी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी लाइन पे भाषण भी हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में जो दिख रहा है कि वो ये महसूस हो रहा है कि मोदी या बीजेपी, जो सिर्फ शहरी और मिडिल क्लासों के बीच ही लोकप्रिय पार्टी थी, वो आज गांव तक पहुंच चुकी है? आपका क्या अनुभव रहा है इस तरह? नहीं, गांव तक जो पहुंचने की बात है बीजेपी, तो हमको अभी भी नहीं लगता है कि बीजेपी संगठनात्मक रूप में या प्रचारात्मक रूप में गांव तक पहुंची है। लेकिन जब भी कोई हमारे इलाके का भी डॉन होता है तो उसको गांव तक के लोग जानते हैं, और बहुत ही ईमानदार और अच्छे लोगों को गांव के लोग नहीं जानते। तो बीजेपी का जो ये रूप है, वो रूप गांव तक जरूर पहुंचा है। और उसको आप जब ये कहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं, तो एक ज़माना था बिहार में, ये हम लोग देखे हुए हैं कि हर जात का एक डॉन होता था, और हर जात का जो डॉन होता था तो उसके पीछे उस जात के राजनेता और उस जात के ब्यूरोक्रेट भी होते थे, और उस डॉन का बहुत ही महिमा मंडन होता था। वो ज़माना चला गया, और नीतीश जी के प्रशंसक हम इसलिए हैं कि उन्होंने इस पर बहुत काम किया। जातीय संगठन और जो सबसे दबा कुचला अति पिछड़ा वर्ग था, उस पर उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन वो दबा कुचला अगर था पहले, तो वोट के मामले में भी आज उतना मुखर नहीं है, इसलिए जातीय गोलबंदी के रूप में उसको जाना नहीं जाता। लेकिन जो छुपा हुआ वोट है उससे मिलता है, और यही ताकत बीजेपी ने समझी नीतीश की पिछले विधानसभा चुनाव में, और ये समझ के लालू जी से या गठबंधन से हटा के उनको अपने गठबंधन में लाया गया। तो उस समय ये कहा गया कि बीजेपी नीतीश सरेंडर कर गए, सत्ता लोलुप हैं और पलटू हैं। थोड़े देर के लिए हमको भी लगा था कि ये नीतीश जी को नहीं करना चाहिए था, हम उनके बहुत प्रशंसक हैं। लेकिन जब
सीटों का बंटवारा हुआ और मोदी को या बीजेपी को उन्होंने इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि हम बराबर पर लड़ेंगे, और बीजेपी को जो 22 सीट था वो अपना 5 सीट खो के 17 सीट इनको देना पड़ा और इनके पसंद की सीट इनको देना पड़ा। तो स्पष्ट था कि बीजेपी ये समझ रही थी कि अभी तक हम गांव पहुंच नहीं पाए। बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की जो स्थिति है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में भी उस तरह की आक्रामकता देखने को नहीं मिली। गिरिराज सिंह जैसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो खामोश हैं, वो भी बयान देने से परहेज कर रहे हैं। जो बिहार में एक फायर ब्रांड के रूप में जो गिरिराज की पहचान है, इस पहचान के बावजूद वो खामोशी बरत रहे हैं। हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे फुलेंद्र जी। ये जो आपने कहा कि नीतीश के साथ आने के बाद ये या तो बीजेपी इस सच्चाई को महसूस कर रही है कि अभी भी हम गांव में उस तरीके से प्रवेश नहीं कर पाए, योजनाओं के साथ हम प्रवेश किए हैं लेकिन वो वोट में तब्दील हो जाए ये अभी भी संभव नहीं, इसलिए नीतीश के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ वो नीतीश को उसी तरीके से जुड़ने को वो बाध्य हुए। उसका असर चुनाव पर कितना पड़ रहा है ये आप ज़रा स्पष्ट है, क्योंकि हम किशनगंज की बात करें, कटिहार की बात, जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके जहाँ पे चुनाव नीतीश कुमार ने लड़ा, बीजेपी चुनाव लड़ती रही है उन इलाकों से, उस जो उनका जो अपना एक फेवरेट पिच रहा है, उस पिच को भी उसने नज़रअंदाज किया कि नहीं, नीतीश के पिच पर हम लड़ाई लड़ें और हम आगे बढ़ें। इसकी क्या मतलब वाकई में नीतीश इतनी ज़रूरत है बिहार में बीजेपी के लिए? नीतीश तो ज़रूरत है ही, बिना नीतीश के तो यहाँ चल नहीं सकते हैं। 58-57 सीट पर इनको खसीद के ले आया था पिछले विधानसभा चुनाव में, तो नीतीश तो हर हालत में इनके लिए ज़रूरत है। गांव में अगर जातीय संगठन के हिसाब पर देखिए तो अभी भी 90% आगरा बीजेपी के साथ है। तो 90% आगरा के अलावे आप इनके पार्टी के संगठन में आदमी खोजिए और उसकी समझदारी खोजिए, तो संघ की शाखा में जाके जो लोग ट्रेड अप लोग होंगे कि दुके जहाँ तहाँ गांव में मिल जाएंगे, वो लोग उस भाषा में बात करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन बाकी लोग नहीं मिलेंगे। अब जीत जाएंगे तो ट्रम्प भी जीत गया था भारत के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखिए। और यही नहीं, बिहार की ही बात नहीं, राजभर से इन्होंने समझौता किया। राजभर की क्या हैसियत है, मैंने राजभर किन सेक्शन में काम करता है, तो ये जो ओपी राजभर हैं यूपी के या पूर्णा पटेल है यूपी के, आप देख लीजिए, शिवसेना जिंदगी भर गाली देती रह गई और अब उनसे समझौता हुआ कि प्रवेश इनका जो है सो इनको प्रवेश करना उस सेक्शन में, अपना संगठन ही 5 वर्ष में खड़ा नहीं कर सके। ये जो बात करते थे पन्ना प्रमुख, एक बूथ 10 यूथ, या दुनिया के सबसे बड़े कैडर वाले पार्टी हम हैं, वो वाकई में ज़मीनी हकीकत उनसे उसी तरीके से दूर है। ये सिर्फ व्हाट्सएप और टेक्नोलॉजी के आधार पे अपने इस तरह के पार्टी को चलाने की सच्चाई यही है। ये ढकोसला इनका हम आप पार्टी के खिलाफ दिल्ली में देखे थे और हम घोषित कर दिए थे कि बीजेपी तो गई, कि पन्ना प्रमुख को आप दे दिए और मोबाइल से उसका नंबर ले लिए, उनके वर्कर जो है सो मोबाइल से पन्ना प्रमुख का नाम दे दिया, उसको इन्होंने प्रमुख बना दिया कि 40 वोट है इसमें, 40 नाम है, इसके तुम इंचार्ज हुए। वो आदमी जानता भी नहीं है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं कि मैं भी एक चुनाव लड़ा, वार्ड कमिश्नर का चुनाव, तो इन्होंने जिस पन्ना प्रमुख का प्रयोग अभी किया है, उस पन्ना प्रमुख का प्रयोग हम भी किए थे यही रोसड़ा में एक वार्ड कमिश्नर के चुनाव में, और हम बुरी तरह आ गए थे, क्योंकि हम निश्चिंत हो गए कि ये आदमी जो है सो इस 40 आदमी से संपर्क करता रहेगा। हम इस बात पर गौर नहीं किए कि ये आदमी का उस 40 आदमी से इंटरेक्शन है कि नहीं है, संबंध है कि नहीं, ये अपनी बात समझा पाएगा कि नहीं पाएगा, वो पन्ना प्रमुख कौन है और इसका संबंध कैसा है। तो ये पन्ना प्रमुख की बात जब अब की भी की है, बल्कि इन्होंने तो कह दिया कि हम संविधान बनाएंगे लोगों से पूछ के, संविधान कहते हैं ये घोषणा पत्र। अब आप वो बात कहीं नहीं है, तो जो बात इनकी नहीं चलती है वो कहीं नहीं दिखती है। इसलिए पन्ना प्रमुख तो ढकोसला इनका साबित होना ही होना है। पन्ना प्रमुख बनेगा कौन, और जिसको बनाए वो कोई आदमी नाम भेज दिया, इनका वर्कर जो शहर में रहता है हमेशा, अगर देहात का भी है तो 10 गाँव का नाम बना। चलिए हम इस पर चर्चा जारी रहेगा। अब हमारा टीना से हम बात करते। टीना, आज के युवा के अगर हम बात करें तो रोज़गार को लेकर एक जो वोट देने वाले नहीं हैं, हम बात जब करते हैं उन युवाओं से तो वो रोज़गार की बात करते हैं कि वैकेंसी नहीं निकल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। जिनको वोट देना है वो कहते हैं कि ऐसा मतलब ठीक है, रोज़गार हमें नहीं मिला है, इन्होंने सरकारी नौकरी के प्रति या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी को लेकर उस तरीके से अभी तक इन्होंने नहीं किया, आगे ये ज़रूर करेंगे। देश ज़रूरी है,
रोज़गार तो में जो अगले टर्म में वो रोज़गार दे देंगे, लेकिन देश जरूरी है। ये दो माइंडसेट देश के युवाओं में साफ दिख रहा है, दो भागों में युवा बटा हुआ है। तो क्या वाकई में आज की तारीख में रोज़गार कोई मतलब नहीं है, रोज़गार कोई इश्यूज स्टूडेंट के बीच नहीं है? ऐसा मुझे तो नहीं दिखता है कि युवा दो भागों में बटा हुआ है। मुझे बहुत सारे ऐसे युवा दिखते हैं जो कि पहले 2014 में वो जितने मोदी सपोर्टर थे, अब वो वापस समझ रहे हैं उस चीज़ को कि भाई किस तरह से ये लोग ठगने की कोशिश कर रहे हैं, और रोज़गार जो है अभी भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये जो पॉलिटिक्स है लोगों के इंस्टिंक्ट्स को भड़काने की और लोगों के इंस्टिंक्ट्स को भड़का करके किस तरह से उसका फ़ायदा उठाने की, ये आज का युवा बहुत अच्छे से समझ रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, उसमें युवा पीढ़ी की बड़ी भूमिका है। वो अपने तरीके से चीज़ों को वाकई में जो एक मुहिम है उसका कितना असर स्टूडेंट पर दिखता है? स्टूडेंट्स पे भी दिखता है, और जो गांव के लोग हैं, जो इस तरह के गांव के लोग भी और शहर के लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से झूठी चीज़ें भी फैला सकती हैं, सच्ची चीज़ें भी शायद फैला सकती होंगी। लेकिन इस चीज़ को समझना, क्योंकि लोगों में आजकल ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ें या जो सही चीज़ है उसके पीछे पढ़ के और जानने की कोशिश करें, टाइम भी नहीं है उनके पास। तो इन सब चीज़ों अच्छा, में इस फंसे पर होने के डिबेट होता कारण है कि नहीं? यंग जनरेशन इस पर डिबेट कर रहा है कि नहीं कि फेक न्यूज़ चल रहा है, इससे हमें नुकसान हो सकता है, या फिर इन सब चीज़ों से हमें दूरियां बना कर रखनी चाहिए? क्योंकि स्टूडेंट में ये डिबेट चल रहा है कि नहीं इस पर? डिबेट भी चल रहा है, काफ़ी डिबेट चलता है, व्हाट्सएप पे भी डिबेट चलता है और ऐसे आमने सामने भी डिबेट चलता है, जिसमें कि मुझे यही देखने को मिलता है कि लोग जो पहले मेरे साथ डिबेट 2014 में करते थे, अब वो बोलते हैं कि नहीं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ है, जीएसटी आया है, इन सब चीज़ों के कारण जो खराब, मतलब जीडीपी जितना घटा है, उन सब चीज़ों के कारण जो देखते हैं वो लोग, तो उसके ऊपर समझते हैं कि मतलब डिबेट की जगह अब वो लोग मानते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये यंग जनरेशन एक और इश्यूज़ को लेकर, भारत पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर काफ़ी तल्ख है। हाँ, कि हम उसको किस तरीके से, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है और उस पर उतना ही उत्तेजना के साथ वो बातें भी रखती है। क्या वाकई में युद्ध को लेकर युवा पीढ़ी क्या सोचता है कि युद्ध होनी चाहिए, या फिर युद्ध ही समस्याओं का समाधान है? युद्ध ही समस्या, ऐसा देखिए दोनों तरफ की जनता नहीं समझती है, क्योंकि मैं बाहर भी रह चुकी हूँ, तो पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी हैं मेरे जो आम जनता है, तो उनसे जब मेरी बात होती है तो वो लोग इस चीज़ को एकदम ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स साइड में रखिए आप, लेकिन हम लोगों का जो रिश्ता है वो बचा रहना चाहिए। कल्पना जी से हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं को लेकर, या यूँ पहले ये हम चर्चा कर लें कि उसी नागपुर से आप भी आती हैं जहाँ संघ का मुख्यालय है, और उसी नागपुर से पूरे देश में संघ अलग अलग तरीक़े से अपना कह सकते हैं कि चीज़ों को आगे बढ़ाए। नागपुर और महाराष्ट्र में संघ को लेकर लोगों की क्या सोच है? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अगर नागपुर को ये मान लिया जाए कि वहाँ आरएसएस का ऑफिस है और इसलिए हमको जो उसके आरएसएस के विरोधी हैं वो डरने लगे, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका होगा, क्योंकि नागपुर हर चीज़ का सेंटर है। वहाँ दीक्षा भूमि भी है, जो आम्बेडकरवादी लोग यानी नवबौद्ध उन लोगों को वहाँ कहा जाता है। वो लोग बिल्कुल एक कट्टर और सोच समझ में बिल्कुल स्पष्ट और किसी भी चीज़ के भुलावे में नहीं आने वाले, इस तरह की वो जमात एक पूरी उभर रही है और पहले से उभर रही है। अभी मैं जानती थी, मगर इस बार मुझे ये बहुत आश्चर्य लगा। मैं गांव गई और मैंने ये देखा कि ये नवबौद्ध लोग और आम्बेडकरवादी लोग, ये लोग अब अपनी को विस्तारित कर रहे हैं। यानी जो केवल अम्बेडकर को मानते थे और गांधी को गाली देते थे, कहते थे कि आप दलित ही कहिए, हरिजन नहीं कहिए, मुझसे लड़ पड़े हैं कई लोग, तो अब वो लोग गांधी को समझने लगे हैं। और क्योंकि उन्होंने मोदी को देखा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। किसी भी देश में देखिए कैसे कैसे स्टेप्स आते जाते हैं, कि अब महाराष्ट्र में ये मैं देख रही हूँ और उनका विस्तार और उनके विस्तारित रूप देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और समझ, आखिर महाराष्ट्र में मतलब ये हिस्टोरिकल ऐसी क्या स्थिति बनी कि हिंदुत्व को लेकर, मतलब बाल गंगाधर तिलक हो या बाद के समय में भी हिंदुत्व को लेकर महाराष्ट्र का एक अपना अलग ओपिनियन रहा है। शिवाजी को लेकर
एक हिंदू शासक को जिस तरीके से इतिहास में भी इतिहासकार भी उसी तरीके से, तो क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर हिंदू मुसलमान और हिंदू को लेकर उस तरह का तनाव है, या संस्कृति रूप से कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से इस हिंदुत्व को लेकर वो लोग इस तरीके से पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या इसको लेकर आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, ये भी एक अजीब सी स्थिति है कि महाराष्ट्र को ये मानना गलत रहेगा, क्योंकि वहाँ संत भी ऐसे हुए जो बिल्कुल सेक्युलर विचार के हुए, यानी मराठी संत, महिलाएं संत रहीं, बिल्कुल हरिजन दलित महिलाएं थीं, महात्मा फुले बिल्कुल माली जाति के थे, अंबेडकर तो खैर थे ही, मतलब पीछे के इससे ही अस्पृश्य ही थे बिल्कुल। तो और संत बिल्कुल आध्यात्मिक संत जो हैं वो वहाँ निकले। तो शिवाजी का एक सांस्कृतिक रूप से असर वहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। अगर उसको इन लोगों ने उसको कॉप्ट किया और उसको हिंदू राजा के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की, और अब वो बहुत तेज़ी से हो रही है। पर मैं देखती हूँ कि उसके विरोध में भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि नहीं, वो तो बिल्कुल सेकुलर था, उसके यहाँ इसमें तो कई मुस्लिम लोग थे। तो ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं, और साथ ही साथ ये भी कोशिश हो रही है। लेकिन तो शिवसेना का जिस तरीके से अभी भी उभार है, शिवसेना जिस तरीके से करते हैं, ऐसे देखा जाए मतलब पॉलिटिकली हम बात करें, चुनाव वो जीतते हैं, कई जगहों पर उनका पकड़ भी देखा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह देखिए यह है कि जैसे अब हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण हुआ, महाराष्ट्र में ज़रा ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ, और उसके कारण हुआ ये कि लोग जो हैं वो शहरों में आ गए, और पूरे देश से शहरों में आए। मुंबई में हज़ारों की, लाखों की संख्या में बाहर से लोग आए। तो एक जो असुरक्षितता का माहौल बनता है, उसका शिवसेना ने फ़ायदा उठाया। बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला बाल ठाकरे जो है, उसने तुरंत अपने आप को समझ लिया, और वो मराठी मन को समझने की कोशिश की, और उसका राजा की तरह बन गया। वो बिल्कुल साधारण वक्तृत्व अच्छा है उसका, मगर उसने ये पकड़ बनाई उसकी। तो ये लेकिन असल वो में भी हुआ हिंदुत्व को लेकर ही औद्योगिकरण। आगे बढ़ा। इसकी मतलब मुसलमानों से सीधा फाइट, मतलब महाराष्ट्र में इस तरह का है कि भाई मुसलमानों और नहीं, हिंदुत्व ऐसा को नहीं लेकर। है। ऐसा आप जा कर के देखिएगा तो कहीं मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों से इस तरह की फाइटिंग स्थिति है, इस तरह का नहीं है वहाँ। मुसलमानों की स्थिति काफ़ी संख्या में भी काफ़ी है वो लोग, और फाइटिंग की स्थिति भी नहीं है। बात कर रहे हैं हिंदुत्व को लेकर, वक्त हमारे पास काफ़ी कम है, लेकिन इन चीज़ों को समझना पड़े कि आखिर इसकी क्या वजह है। जिस तरीके से संघ के सहारे पूरे देश में एक हिंदुत्व को लेकर एक विचारधाराएं फैलाई गई, और फिर शिव सैनिक वहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में तो हर तरह की विचारधारा आप देखिएगा। नागपुर में ही देखिएगा तो सर्वोदय भी है, गांधी भी है, समाजवाद भी है, अम्बेडकरवादी भी हैं, और आरएसएस का भी चीफ या ऑफिस वहाँ पर है। तो इसलिए एक हर तरह की विचारधारा है। आज हमको दिखाई दे रहा है ये, मगर इसको काउंटर फोर्सेस भी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये शिवसेना को भी देखा जाए तो शिवसेना एक, मैं ऐसा मानती हूँ, हो सकता है कई मराठी लोग ये नहीं माने, मगर शिवसेना किससे सबसे पहले पंगा किससे ली, तो वो साउथ इंडियन से ली, क्योंकि साउथ इंडियन वहाँ आ गए थे मुंबई में बहुत ज़्यादा। तो ये एक औद्योगिकरण का और ये केंद्रित औद्योगिक व्यवस्था का परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्रीयन अपने आप को माइनॉरिटी में समझने लगे, असुरक्षित जैसा महसूस कर गए। गांव से आए हुए लोग जो हैं उनको हेय दृष्टि से, मराठी बोलने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा। और आज भी मराठी बोलने वाले लोग अपने आप को छुपाते हैं। गुजरातियों का ज़्यादा चलता है, क्योंकि गुजराती ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो मुंबई में यही आपको दिखाई देगा। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि आप ये मराठी जो इनसिक्योरिटी है औद्योगिकरण के कारण आई हुई, औद्योगिकरण और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो केंद्रित व्यवस्था बन गई, उसमें किसी के असुरक्षितता का फ़ायदा आप उठा रहे हैं। मतलब उन चीज़ों को हिंदू मुस्लिम से इसको जोड़ दें। हिंदू मुस्लिम से जुड़ने लायक नहीं है ये। बीच बीच में कभी, अब मनसे तो परिवारवाद के कारण बेचारा अकेला निगलेक्टेड हो गया। आज उसकी स्थिति क्या है? मनसे ने तो बहुत कोशिश की कि उभरने के लिए, उसको एक मुद्दा मिल गया, उस समय बिहारी के विरुद्ध किया। आज उसकी कहीं स्थिति नहीं है, एक भी नहीं है, और वो शरद पवार का डॉल बन गया है। शरद पवार ने उसको कहा कि भाई तुम हमारी तरफ से वक्ता अच्छे हो, तो तुम मेरी तरफ से ये सब स्लाइड वगैरह देते हैं, पैसा देते हैं, तुम अपना भाषण दो।
तो वो दे रहा है जगह जगह भाषण, और अच्छा भाषण दे रहा है। तो ये चीज़ जो है इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि आप किसी की असुरक्षितता का फ़ायदा उठा करके एक पूरी जमात को आप केंद्रित कर रहे हैं। आप राज ठाकरे का भाषण सुनिए। मतलब जिस तरीके से अभी पाकिस्तान को लेकर या राष्ट्रवाद के सहारे या हिंदू मुस्लिम के सहारे देश में करने की कोशिश हो रही है, कमोबेश वही स्थिति, वो भी एक आर्थिक क्राइसिस का वो दौर था मुंबई में, या एक प्रदेश को लेकर लोगों के अंदर में ये भाव था, उसको इस तरीके से उन लोगों ने अलग रास्ता दिखाकर इस राजनीति को आगे बढ़ाया। टीना, एक सवाल ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस तरीके से फिल्म आ रहे हैं और देश की राजनीति और दुनिया की भी राजनीति को समझो, जब बाहर भारत पाकिस्तान के लोग जब मिलते हैं, जब स्टूडेंट एक दूसरे से मिलते हैं, तो जो ये सियासत चल रहा है उसको वो किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ स्टूडेंट्स मिलते ही नहीं हैं, जब मतलब आपस में भी फेसबुक पे ही मान लीजिए बात होती है या कुछ इस तरह का होता है, तो वो लोग जैसे पुलवामा का जो अटैक हुआ था उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से भी आने लगे थे कि वी डोंट नीड वॉर, और हम लोगों के साथ कैसे मिल करके वो लोग वॉर को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हम लोगों के बीच में चर्चाएं हुई थी, और कैसे पॉलिटिक्स हो रहा है और कैसे पॉलिटिक्स को साइड में रख करके हम लोग अपनी जो दोस्ती है और सौहार्द है उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। पायलट की रिहाई को लेकर पाकिस्तान में भी लोग सड़कों पर उतरे थे, ये भी मीडिया में खबरें आई, तो ये एक माहौल दोनों देश के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, मेरी तो एक दो दोस्त हैं जो कि इस तरह की रैलियों में भाग भी ली थी, तो ये बात तो है, वहाँ पे इस तरह का हुआ था। मतलब भारत और पाकिस्तान की युवा पीढ़ी भी मतलब की सोच बदल रही है, इस कट्टरता से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उस कट्टरता से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत में जैसे आप देखिएगा कि नेशनलिटी को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, सिर्फ सरकार की ही तरफ से नहीं, इस तरह की बॉलीवुड की कितनी ही फिल्में भी निकाली जा रही हैं, एक तरह से बेचा ही जा रहा है नेशनलिटी को। तो ये इस तरफ हो भी रहा है, एक तरफ ये भी हो रहा है, और दूसरी तरफ हम लोग भी जो कॉमन लोग हैं, कॉमन जनता जो है या स्टूडेंट्स जो हैं, वो एक दूसरे से बात भी करते हैं और सोचते हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। हाँ, चलिए एक बात अब हम सुमूर्ति जी से करना चाहेंगे। इस बार जब हम गांव में जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, तो हर कोई मतलब जैसे ही हम गांव में पहुंचते हैं, लोग जो बाहर पढ़ने वाले लड़के हैं किसी भी कास्ट के हो, या फिर जो टीवी रेडियो देखने वाले हो हैं, वो मोदी की बात उसी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर बात आगे बढ़ती है तो गांव में भी डिबेट शुरू हो जाता है, पाकिस्तान को लेकर, रोज़गार को लेकर, एक मतलब उसी तरीके से जिस तरीके की डिबेट आप टीवी चैनल पे देखते हैं, या फिर जिस तरीके की डिबेट आप चर्चाएं कहीं भी किसी दफ्तर में या ट्रेन में आप जब बैठे, तो उसी तरीके की डिबेट गाँव में भी हो रहा है। क्या वाकई में जिस वक्त आपातकाल लागू हुआ था इस देश में, क्योंकि ये वाकया गया के वाकया है, एक व्यक्ति आकर कहा कि कुछ होने वाला नहीं है, सब लोग वोट जो है सो खिलाफ में देगा, डर से कोई बोलता नहीं है, ये वाकई में ये स्थिति है क्या? देखिए, आपातकाल के समय एक बहुत भिन्न स्थिति थी कि जयप्रकाश जी का उस समय जो अस्तित्व था उसका एक नैतिक असर ऐसा था कि उनके जो समर्थक थे वो डरते नहीं थे, खुल के बोलते थे। इमरजेंसी भर चुप जरूर रहे, लेकिन जब हम लोग जेल से बाहर आए तो गांव में जब घूमने लगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई हम लोग तो जाते हैं, सीधे वो लोग कह देते हैं आप लोग मत घूमिए, वोट आप लोगों को नहीं देंगे, हम जनता पार्टी को ही देंगे। तो ये जयप्रकाश जी का एक नैतिक बल जो था वो आज नहीं है, इसलिए वो सहारा आम लोगों को नहीं है। लेकिन समझदारी मैं समझता हूँ कि वही है, इसलिए लोग चुप हैं, डिबेट करते हैं। डिबेट में का एक बड़ा कारण यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसकी पहुंच गांव-गांव तक हो गई है, और वो दिमाग को सोचने का स्पेस कम कर देता है। जितना आप टीवी देखें, अभी ये तो वैज्ञानिक शोध भी इस पर आ गया है, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, इस सब के इस्तेमाल से अपनी दिमाग को चलाने की स्पेस कम हो जाती है। इसलिए लोग जो सुनते हैं उसी पर अपना एक स्टैंड मजबूत बना लेते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें सुनी और अपनी अपनी बात को पकड़ के भिड़ गए। लेकिन जब समय आता है तो समय आने पर वो जो सोचते हैं, एक जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, मैं समझता हूँ कि वो आम जनता का बेसिक इंस्टिंक्ट ट्रूथफुल होता है। अच्छा, ये आपको भी लगता है कि देश के सामने वो इस तरीके का नेतृत्व नहीं है जो जिसके अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं है तो वो खामोश है? बिल्कुल, वो एक बड़ी बात है, बड़ा फैक्टर है। और ख़ासकर तानाशाही से लड़ना है या फासिज्म से लड़ना है तो उसका आधार बेसिक तो नैतिक बल ही होता है, जिसका अभाव है। ठीक है कि विचार का एक आधार है,
लेकिन विचार के आधार के पीछे अगर नैतिक बल भी होता तो जीत बहुत आसान हो जाती। लेकिन विचार भी जीतेगा, क्योंकि सच के साथ जो विचार है उसकी जीत होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होगा? मैं मानता हूँ कि एनडीए को बहुमत नहीं मिल पाएगा। वो 150 सीट तक, 175 सीट तक जाएगी और बाकी विपक्षी दल टुकड़े टुकड़े में हैं बटे हुए। लेकिन वो अब एक होते हैं या ये पैसे से खरीद लेती है, क्योंकि पैसा इसके पास अतुल है। उन लोगों की तुलना आप इनसे नहीं कर सकते। इन सारे विपक्षी दलों के पास जितना पैसा है वो मिला करके भी बीजेपी के पास उससे ज़्यादा पैसा है। और जिस तरह के विपक्षी दल में भी नेता हैं, बिकाऊ हैं ही बहुत सारे, तो वो बिक सकते हैं। अच्छा चलिए, अब वक्त हमारे पास काफ़ी कम है कि ये जानना कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा? नहीं, हमको तो लगता है कि 200 तक पहुँचेगा एनडीए। 210 जाए या 190 रहे, जो हम सामान्य तौर पर कैलकुलेशन किए हैं। अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी है कि ये वाजपेयी की बीजेपी और आज की बीजेपी में ये फ़र्क दिखता है कि नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति को बेहतर तरीके से, जो फील गुड वाली स्थिति नहीं है कि हर उन चीज़ों को वो महसूस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में अगर पोलिंग कम हुआ तो सेकंड फेज में कैसे पोलिंग हम बढ़ाएं, या थर्ड फेज में हमें किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल है। राजनीतिक समझदारी इनकी कि कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं, ये समझदारी कुछ ज़्यादा आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें हैं? नीतीश के साथ समझौता इस बात का सबूत है कि यही उनको आता ही है कि कैसे हम चुनाव जीत सकते हैं, और इस पर उन्होंने मास्टरी पा ली है कि वो कैसे हम चुनाव जीतेंगे, उसी पर काम ही करते हैं। बाकी कोई काम तो उन्होंने किया नहीं, तो इसकी मास्टरी है। इसलिए तो हम 200 तक कह रहे हैं कि 200 तक जाएंगे। लेकिन देखिए, 200 तक भी जाएंगे तो इधर बच जाएगा 342 सीट, और 342 में राहुल अगर 100, 125, 150 तक जाते हैं तो फिर मायावती आएंगी, ममता आएंगी, और तब तक वो खींच के ले जाएगा वो जो आंध्र प्रदेश वाला जो है, क्या नाम है उसका, रेड्डी है। नहीं, रेड्डी तो कमज़ोर पड़ रहा है जैसा कि चुनाव में आ रहा है। लेकिन ये मानते हैं कि एक बेहतर प्रबंधन वो मैनेज कर लेगा, वो ले आएगा। क्या कहते हैं कि बिहार से भी जो लोग कुशवाहा जी हैं, उनका 2 अगर जीत गया तो उनको ले लेगा। वो वीआईपी का एक वो है तो उनको ले लेगा। वो कुछ भी कर लेगा। ये इसमें बहुत फास्ट है। उन्होंने गोवा में साबित कर दिया इस बात को कि वो कर लेगा अगर वो 200 में आ गया। लेकिन ये आवश्यक है कि 200 से कम होंगे तो एनडीए के नेता मोदी नहीं होंगे, ये मुझे लगता है। तो चलिए इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर 200 से कम हुए तो मोदी नेता नहीं होंगे, लेकिन वो बीजेपी नहीं रही जिस बीजेपी की चर्चा पहले होती थी। एक बेहतर प्रबंधक के रूप में मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, ये सब लोग मानते हैं। और यही वजह है कि हर चुनाव में वो अपने अलग तरीके से उन चीज़ों को देखते भी हैं और उसका वो नए तरीके से उसका प्रयोग भी करते हैं। और जो गुजरात मॉडल इलेक्शन का भी अगर हम मॉडल की अगर हम बात करें तो वो आज पूरे देश पर वो मॉडल उन्होंने लागू किया है, और उसका जो परिणाम है वो सब कुछ आपके सामने है। चलिए इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी नए मुद्दों के साथ लगातार हम आपके इस राजपथ कार्यक्रम में हम अलग अलग इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, चुनावी रणनीति की पर भी चर्चा कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा जारी रखेंगे और हम आपको कल हम आपको बताएं कि चुनाव तीसरे फेज का प्रचार अभियान की समाप्ति की तरफ काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो किस स्थिति में तीसरा फेज है, बिहार में किस तरीके की वोटिंग होने की संभावना है, सेकंड फेज में काफ़ी ज़्यादा पोलिंग हुई है, इसकी क्या वजह है, इन पर हमने चर्चाएं भी की है। आगे क्या हो सकता है, इन सब पर चर्चा जारी रखेंगे। और चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।